इतिहास सिर्फ वो नहीं जो किताबों में लिखा है या पत्थरों पर उकेरा गया है। कुछ इतिहास बर्फ की चादरों के नीचे दफन होता है और सदियों तक अपनी बारी का इंतजार करता है। ये कहानी है एक झील की, एक ऐसी झील जो हर साल जब अपनी बर्फ की चादर उतारती है तो एक पूरा इतिहास उजागर कर देती है। एक ऐसा इतिहास जो हड्डियों से लिखा गया है। ये कहानी है रूपकुंड की। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित यह झील, इसकी ऊंचाई लगभग 16,470 फीट है। साल के ज्यादातर समय ये झील जमी रहती है। सर्दियों में पूरा हिमालय बर्फ की चादर में ढक जाता है और जब गर्मी आती है तो बर्फ पिघलना शुरू होता है और उस बर्फ के पिघलने के बाद नई नई चीजें हमारे सामने आती हैं। इस रूपकुंड कंकाल की कहानी भी कुछ ऐसी है। सर्दियों में जब बर्फ की चादर चारों ओर फैला पड़ा था तब ये दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब गर्मी में बर्फ पिघलना शुरू हुआ तो इस झील ने कंकाल निकालना शुरू कर दिया। 200 से ज्यादा इंसानी कंकाल। उनकी मौत को लेकर आज भी कई सवाल हैं। कौन थे वे लोग, कहां से आए थे, उनकी मृत्यु कैसे हुई। एक कहानी जिसमें सवाल ज्यादा है और जवाब कम। लेकिन रूपकुंड की कहानी सिर्फ उन कंकालों से शुरू नहीं होती जो 1942 में दुनिया को दिखी। इसे समझने के लिए हमें पहले इस झील के अपने इतिहास को समझना होगा। हजारों सालों से रूपकुंड सिर्फ एक झील नहीं बल्कि एक पवित्र पड़ाव रहा है। इसका नाम रूपकुंड यूं ही नहीं पड़ा। रूप यानी सौंदर्य। कहते हैं जब माता पार्वती ने राक्षसों का संहार किया था तो इसी कुंड के शांत पानी में उन्होंने अपना प्रतिबिंब देखकर अपना सौंदर्य वापस पाया था। ये जगह उनकी शक्ति और सौंदर्य दोनों का प्रतीक है। कई कहानियों में से एक कहानी यह भी है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उसी दौरान एक अंग्रेज ऑफिसर थे जिनका नाम था H.K. मधवाल। वे एक फॉरेस्ट गार्ड थे जिनकी पोस्टिंग चमोली के आसपास थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जब गर्मियों में बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी तो हिमालयन फॉरेस्ट ऑफिसर H.K. मधवाल यहाँ निरीक्षण पर आए। लेकिन उन्होंने जो नजारा देखा वह उनके जीवन भर की याद बन गया। फिर उन्होंने अपने ऑफिसर्स को बताएं और फिर वहाँ से जांच पड़ताल शुरू हुई। तमाम बातें, तमाम सवाल सामने आए। पहला सवाल ये आया कि शायद यह जो कंकाल है वह जापानी सैनिकों के हैं, क्योंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय चल रहा था। तो हो सकता है जापानी सेना भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रही थी और घुसपैठ के दौरान उनकी मौत यहाँ हो गई। ब्रिटिश सरकार ने छानबीन शुरू करवाई। उस छानबीन के दौरान यहाँ पता चला कि कंकाल पुराने हैं, करीबन 9th सेंचुरी के। जांच जारी रही। वे कोशिश करते रहे कि इन कंकालों का रहस्य क्या है। ज्यादातर कंकाल के सर पर चोट थे, सर फ्रैक्चर था, सर की हड्डी टूटी हुई थी बहुत सारे सैनिकों की। इसके बाद कई और थ्योरी आई। एक लोकल थ्योरी है इस रूपकुंड के झील के बारे में। ये झील उस महान यात्रा के रास्ते पर पड़ती है जिसे नंदा देवी राज यात्रा कहते हैं। ये कोई आम तीर्थ यात्रा नहीं है। ये हर 12 साल में एक बार होती है और इसे दुनिया की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में से एक माना जाता है। इसमें भक्तजन अपनी आराध्य देवी नंदा को उनकी ससुराल यानी कैलाश पर्वत तक पहुँचाते हैं। नंदा देवी सिर्फ एक देवी नहीं, वो उत्तराखंड के लोगों के लिए घर की बेटी जैसी हैं, जो 12 साल में एक बार अपने मायके आती हैं। ये बात है 9th सेंचुरी की, जब कन्नौज के राजा जस धवल हुआ करते थे। कन्नौज जो उस समय मैदानी भारत का एक शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। राजा जस धवल की गर्भवती पत्नी ने नंदा देवी के दर्शन की इच्छा जताई। राजा तैयार हो गए। इस यात्रा का उद्देश्य तो पवित्र था, पर राजा के शाही ठाठ बाट ने इसे एक भव्य उत्सव में बदल दिया। उनके साथ राज दरबारी, सेवक और नाचने वाली कन्याएं भी थी, जो इस धार्मिक यात्रा को और भी भव्य बनाने के लिए शामिल की गई थी। जहां श्रद्धा और शांति होनी चाहिए थी वहां जश्न मनाया जाने लगा। कहते हैं यह देवी नंदा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। जहां अन्य श्रद्धालु साधारण भाव से यात्रा करते हैं, वहीं राजा का यह शाही प्रदर्शन देवी का अपमान था। जैसे ही राजा का काफिला रूपकुंड के पास पहुंचा, वहां का माहौल अचानक बदल गया। आकाश काले बादलों से ढक गया और हवा में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। फिर शुरू हुआ नंदा देवी का प्रचंड क्रोध। विशाल ओले आसमान से गिरने लगे, इतने बड़े कि लोगों को भागने का समय भी नहीं मिला। राजा, रानी और उनके साथ आए सभी लोग उसी क्रोध में मर गए। सदियों तक ये सिर्फ एक लोक कथा थी, एक कहानी जो बड़े बुजुर्गों अपने बच्चों को सुनाते थे। जब वैज्ञानिकों ने जांच शुरू की तो ये लोक कथा अचानक सच के बहुत करीब आ खड़ी हुई। कार्बन डेटिंग ने बताया कि कंकालों का सबसे बड़ा समूह 9वीं सदी का है और इतिहास बताता है कि 9वीं सदी में कन्नौज वाकई एक शक्तिशाली राज्य था। तारीख और कहानी दोनों एक दूसरे से मेल खा रही थी। उन खोपड़ियों पर मिले फ्रैक्चर भी उसी तरफ इशारा कर रहे थे, जैसे ऊपर से किसी भारी चीज से एक साथ सब पर हमला हुआ हो। लेकिन विज्ञान ने एक और परत खोली।
जांच में कुछ कंकाल 19वीं सदी के भी मिले, यानी कि करीब 200 साल पहले के। ये शायद कोई दूसरा छोटा समूह रहा होगा, हो सकता है स्थानीय लोग या तीर्थयात्री जो बाद में किसी ऐसे ही आपदा का शिकार हुए हों। और वो फिर तीसरा राज सामने आया, डीएनए। ये वे लोग थे जिनका हमारी किसी कहानी, किसी इतिहास से कोई लेना देना नहीं था। ये 9वीं सदी के कंकालों के साथ ही मिले थे। क्या ये राजा के काफिलों में शामिल विदेशी मेहमान थे या कोई अलग ही समूह जो उस समय वहाँ मौजूद था? एक ही जगह दो अलग अलग कालखंडों में एक जैसी मौतें, ये महज एक इत्तेफाक था या कुछ और? उन 19वीं सदी के कंकालों के बीच कुछ ऐसे लोगों के अवशेष जो हिंदुस्तानी थे भी नहीं। वे लोग आज के ग्रीस के पास किसी जगह से थे, लेकिन ये विदेशी लोग कौन थे? 1200 साल पहले वे भारत के राजा के साथ हिमालय के इस वीरान में क्या कर रहे थे? या उनकी कोई अपनी अलग कहानी थी जो राजा के काफिलों के साथ दफन हो गई? तो ये थी कहानी रूपकुंड की, एक कहानी जिसमें सवाल ज्यादा है और जवाब कम। अब आप समझ सकते हैं, क्या ये देवी का प्रकोप था, प्रकृति का कहर, या फिर एक दर्दनाक हादसा? अंत में रूपकुंड हमें एक ही बात सिखाता है, कुछ पहेलियां सुलझने के लिए नहीं होती, वे हमें सिर्फ यह याद दिलाने के लिए होती हैं कि प्रकृति के नाटक में हम महज एक छोटे से किरदार हैं जिसका अंत पहले ही लिखा जा चुका है। वो कंकाल आज भी वहाँ मौजूद है, एक खामोश चेतावनी की तरह, उस राजा के अधूरे सफर की तरह। तो दोस्तों, ये थी रूपकुंड की रहस्यमयी कहानी। उम्मीद है आपको हमारा यह सफर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिन्हें ऐसी रहस्यमयी जगहों के बारे में जानना पसंद है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।